डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसान भाई बहनों के लिए मनपसंद कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से आप तक पहुंचते हैं कृषि जगत से संबंधित विभिन्न नई जानकारियां। हमारा प्रयास होता है कि हमारे दर्शकों को पता चले कि सरकार की तरफ से उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, साथ ही कौन से वो कदम हैं जिनको उठाकर वो नई तकनीक से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को लाभकारी बना सकते हैं। हमेशा की तरह कार्यक्रम हम 3 सेगमेंट्स में लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर और अंत में देखते हैं फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। और आइए जानते हैं क्या विशेष है आज आपके लिए मंत्रालय से। इस समय हमारे किसान मिर्च को लेकर कैसे सावधान रहे ताकि उनमें कीट और बीमारियों का प्रकोप ना हो, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं कृषि मंत्रालय में स्थित डीडी किसान के स्टूडियो, जहां से DPPQS फरीदाबाद में संयुक्त निदेशक सुनीता पांडे हमें जानकारी दे रही हैं। आज मैं आपको मिर्च में लगने वाले एक प्रमुख कीट के बारे में बताऊंगी, जिसे हम चिली थ्रिप कहते हैं। और इस कीट का प्रकोप अभी आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में देखा गया है। इस कीट से जो मिर्च का पेड़ है उसके फूल, फल और पत्तों को नुकसान होता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे पत्तों में धब्बे से हो जाना, और धब्बे जो हैं वो हल्के से भूरे रंग के या चांदी के रंग के होते हैं। इससे पत्ती मुड़ जाती है और पत्ती सूख भी जाती है। दूसरा, इसके आक्रमण से जो पत्ती के फूल हैं और फल हैं, क्योंकि ये उनमें अटैक करता है तो वो सूख जाते हैं पत्ती की, और जो फल की जो उसकी मिर्च की पैदावार है उसमें भी कमी आती है। इसके जो प्रमुख नुकसान इससे होते हैं, उससे एक तो पौधे में पानी की कमी हो जाती है। जब पौधे में पानी की कमी होगी तो पौधा सूख जाएगा। तो इसके नियंत्रण के लिए IPM की आप कुछ तकनीकों को अपना सकते हैं, जैसे आप अपने खेत की नियमित साफ सफाई रखिए। जो भी पेड़ और मिर्च के पेड़ इस कीट से ग्रसित है उनको उखाड़ के फेंक दीजिए। दूसरा, आप इसको हमेशा जब भी आप मिर्च का पेड़ लगाएं उसके साथ सेजवानिया को लगाइए। इस पेड़ को जब भी मिर्च के पेड़ों को आप लगाते हैं तो उसको प्याज के साथ मत लगाइए, क्योंकि प्याज में भी थ्रिप्स का अटैक होता है। तो उससे कीट को लाइफ साइकिल बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो इससे प्याज के साथ इसको मत लगाइए। इसके अलावा आप बायो कंट्रोल एजेंट हैं उनका संरक्षण करिए, जैसे होवर फ्लाई है, मिरिट बग है, तो इनका संरक्षण करिए। और अगर आप कोई पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो वो देखिए कि वो इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए। और बायो पेस्टिसाइड आप प्रयोग करिए, जैसे नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट और नीम ऑयल का आप प्रयोग करिए। इसके अलावा जो सिंचाई भी है वो एक नियमित मात्रा में करिए, बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि जब ज़्यादा नमी होती है तो थ्रिप्स की जनरेशन को बढ़ावा मिलता है, थ्रिप्स का ज़्यादा अटैक होता है। तो ये जो छोटी छोटी तकनीक हैं आप इनको अपनाइए IPM की, तो निश्चित ही आपको इस कीट के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। और आइए नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने केंद्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कृषि मंत्रालय में मुलाकात की और कृषि संबंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आइए देखते हैं इसकी झलक। शिवराज सिंह चौहान जी से, मंत्री जी से स्पेसिफिकली आंध्रा के एक इशू को लेकर मिले। रेड चिली का जो प्रोक्योरमेंट है वो थोड़ा सा दिक्कत में है आंध्रा में, और उसके मदद के लिए आज ये इशू को मैं और अपने TDP के नेता सांसद कृष्णदेवरायलु जी, हम दोनों भी साथ में आकर मिले। इसके बारे में हमारे आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी स्पेशली एक पत्र भी लिखे इसके बारे में कि 30% जो अभी मार्केट जो रेड चिली का है उसका थोड़ा प्रोक्योरमेंट स्टेट गवर्नमेंट करना चाहती है,
पर अभी जिस तरह के हालात हैं आंध्र प्रदेश की सरकार जिस परिस्थिति में है उसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार भी उसके मदद में खड़े होए। तो उसके लिए जो अलग अलग स्कीम है यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उसके तहत अगर प्रोक्योरमेंट की सहायता थोड़ा सा मिल जाए तो रेड चिलीज़ के जो किसान हैं आंध्र में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही डिमांड हमने मंत्री जी के पास रखा और उन्होंने आश्वस्त किया कि इसके बारे में जितना भी सपोर्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिल सकता है उसको पूरी तरह से वो करेंगे। तो इसके बारे में 3-4 दिन में अपने अधिकारी लोग के भी आके आंध्रा से साथ में एक और बैठक करके इसका क्या हल निकल सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको जानकारी देंगे गन्ने के बारे में। जी हाँ, गन्ना एक नकदी फसल है और जिससे हमारे किसानों को अच्छा लाभ भी होता है। लेकिन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष जानकारियाँ हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपने भी गन्ने की फसल ली है तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर गन्ने की कैसे उचित तरीके से आप देखभाल कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आइए देखते रिपोर्ट। ज्यादातर किसान वसंत काल में गन्ने की बुआई करते हैं। इस समय बोए गए गन्ने की पूरी बढ़वार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है और उत्पादन कम रह जाता है। इसलिए वैज्ञानिक शरद काल यानी सर्दी के मौसम में बुआई की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वसंत में बोए गए गन्ने की तुलना में शरदकालीन गन्ने की उपज 20% ज्यादा होती है। शरदकालीन बुआई अक्टूबर-नवंबर में होती है और फसल तैयार होने में 10 से 14 महीने का समय लगता है। शुरुआत के 3-4 महीनों के दौरान गन्ने की बढ़वार बहुत धीमी होती है। ऐसे में 2 कतारों के बीच सहफसली खेती आराम से की जा सकती है। सहफसल के तौर पर इस मौसम में आलू, प्याज, मटर, धनिया और चना उगाया जा सकता है। अगर आप अच्छी सहफसली खेती करना चाहते हैं तो गन्ने की 2 कतारों के बीच कम से कम 5 फुट का फासला रखना होगा। गन्ने के बीज का चुनाव करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। किसान बुवाई के लिए उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करें। गन्ने की उम्र लगभग 10 महीने होगी तो अंकुरण अच्छा रहेगा। बीज ऐसे खेतों में से लें जिसमें रोग व कीट का प्रकोप ना हो और जिसमें खाद पानी सही मात्रा में दिया गया हो। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने
सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂಥ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे एक क्रांतिकारी पहल के बारे में जो आपके खेती के अनुभव को बदल सकती है। कोरमंडल इंटरनेशनल और महिंद्रा कृषि ई ने मिलकर किसानों के लिए ड्रोन स्प्रे सेवा शुरू की है। यह सेवा आधुनिक तकनीक का उपयोग करके आपकी फसलों पर सटीक और समान कीटनाशक और खाद का छिड़काव करती है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि उत्पादन लागत भी कम होगी। किसान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? महिंद्रा कृषि ई ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे आप अपने खेत के लिए ड्रोन स्प्रे सेवा बुक कर सकते हैं। यह सेवा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उपलब्ध है। ड्रोन सेवा की विशेषताएं: 1. यह प्रति एकड़ आधारित भुगतान प्रणाली पर काम करती है। 2. प्रशिक्षित पायलट द्वारा संचालित होती है जिससे छिड़काव सटीक और सुरक्षित होता है। 3. यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के संपर्क से आपको बचाती है। कोरमंडल इंटरनेशनल और महिंद्रा कृषि ई की यह साझेदारी किसानों को न केवल आधुनिक तकनीक से जोड़ेगी बल्कि उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप ये ऐसा सेगमेंट है जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हमारे किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। जी हाँ, कृषि स्टार्टअप सेगमेंट के माध्यम से हम ऐसी कामयाबी की कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप भी नई तकनीक, पशुपालन या कृषि स्टार्टअप से जुड़े हुए नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित हो सके और कृषि जगत में अपनी पहचान बना सके। तो आइए देखते हैं आज हमारा कृषि स्टार्टअप किस पर है। गर्दन तक पानी में डूबा ये शख्स कभी भारतीय वायुसेना का हिस्सा हुआ करता था। 2003 में इन्होंने नौकरी को अलविदा कहा और अपना कारोबार शुरू किया। जिस काम में भी हाथ डाला, कामयाबी ने कदम चूमे। फिर एक दिन ये रांची विश्वविद्यालय में मछली विभाग के संपर्क में आए। यहीं पर इनके जहन में मछली पालने का ख्याल आया। इसके बाद इन्होंने आगरा में जमीन लीज पर ली और काम शुरू कर दिया। ये बात 2016 की है। बाद में इन्हें मछली पालन से जुड़ी कई सरकारी योजनाओं के बारे में भी पता चला। इन्हीं योजनाओं का लाभ उठाकर इन्होंने सरकार से अनुदान हासिल किया। इनकी मेहनत जल्द ही रंग ले आई और अगले ही साल यानी 2017 में इन्हें आगरा मंडल में मछली उत्पादन का पुरस्कार मिल गया। मछली पालन में पहले भारतीय वायुसेना की नौकरी 2003 में छोड़ने के बाद कई अन्य व्यवसाय करने के बाद सब में अच्छा हुआ। उसके बाद जब हम झारखंड में रांची में किसी का यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे, वहाँ पे हम मत्स्य विभाग के, भारत सरकार और झारखंड सरकार के मत्स्य विभाग के टच में आए और वहाँ जो मछली पालन हमने देखा, तो वहाँ देखने के बाद जब हम अपने आप को फिर वापस आगरा में सेटल किए तो हमने आगरा में ज़मीन को लीज़ पे लेके मछली पालन 2016 में स्टार्ट किया। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो अब भारत सरकार के जो किसानों की आय दोगुनी करने
का जो प्लान है उसमें ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होता साबित हो रहा है। मछली पालन के साथ साथ मैं किसानों से यह भी सुझाव दूंगा कि इसके साथ वो अपने डेयरी और पोल्ट्री को भी बढ़ावा दें, जिससे कि उनका ये आय में वृद्धि हो। 2016 में जब मैं आगरा आया, आगरा मत्स्य विभाग से हमें भारतीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के संबंध में पता लगा। हमें काफ़ी सहयोग मिला। उनके सहयोग के वजह से हमें कुछ गवर्नमेंट के द्वारा अनुदान भी दी गई। उसके बाद जब 2017 में जो हमने प्रोडक्शन करके दिया, उस प्रोडक्शन के आधार पे 2017 में हमें फर्स्ट प्राइज आगरा मंडल के लिए दिया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए मछली में। उसके बाद से 2020 में जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के संपर्क में आया, तो वहाँ हमें और अपने कामों में सहयोग बहुत ज़्यादा मिला। उनके वहाँ जाने से हमें पशुपालन से संबंधित जानकारी भी काफ़ी मिली और उन्होंने यह बताया कि यदि आप पशुपालन भी साथ में करते हैं तो मछलियों के जो फीड की समस्या है, जो हम मार्केट पे डिपेंड रहते हैं, उससे हमें हटके जो पशुपालन में गाय के गोबर होंगे, उस गोबर को भी हम डायरेक्ट मछली के फीड के रूप में प्लैंकटन क्रिएट करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि उस गोबर का हम अगर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाते हैं, तो जैविक खाद को हम खेतों में यूज़ करते हैं और उसमें जो केचुआ का प्रोडक्शन होता है, उस केचुआ को हम तालाब में भी डाल सकते हैं। इस तरह से 2020 के बाद कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के सहयोग से और उनकी मदद से या उनके गाइडलाइन के तहत हमारी ये जो मछली पालन का व्यवसाय है बढ़ता जा रहा है। आनंद कुमार गिर और साहिवाल किस्म की देसी गाय पाल रही हैं और गोबर को मछलियों के आहार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका इरादा गोबर से कंपोस्ट बनाने का है। कंपोस्ट से 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि खेतों के लिए प्राकृतिक खाद मिल जाएगी और दूसरे मछलियों के लिए पर्याप्त मात्रा में केंचुए। मछलियों को बढ़वार के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है और केंचुए में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है।
ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे कद्दू, लौकी, खीरा और करेला की पौध नर्सरी के लिए पॉलीटनल में 1 मीटर चौड़ाई और 10 मीटर लंबाई की क्यारियां बनाकर तैयार करें। सब्जियों की बुवाई से पहले मिट्टी को कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उपचारित करें। वहीं उत्तर पश्चिम बिहार के जलोढ़ इलाके में शुष्क मौसम को देखते हुए खड़ी फसलों में खरपतवार निकालना शुरू करें। इसके साथ ही यहां गन्ने की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। उत्तर पश्चिम बिहार में ही अरहर में फूल लगने या फलियां बनने की अवस्था में फली छेदक कीटों का संक्रमण बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। दक्षिणी बिहार में देर से बोई गई गेहूं की फसल में निराई गुड़ाई करें। यहां अगर फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें, यानी गेहूं के पौधों का रंग हल्का पीला हो जाए, तो 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 1.25 किलोग्राम बुझा हुआ चूना और 12.5 किलोग्राम यूरिया को 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर 15 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। इसके साथ ही दक्षिणी बिहार में देर से बोई गई सरसों में कीटों की निगरानी करते रहें। वहीं पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण सरसों की फसल में कीटों का प्रकोप हो सकता है। अगर प्रकोप प्रारंभिक अवस्था में है तो पौधे के प्रभावित भागों को काटकर नष्ट कर दें और अगर प्रकोप बढ़ता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में ही 65 से 75 दिन की गेहूं की फसल में सिंचाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए हम नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। हमारी सरकार किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठा रही है और उन्हीं में से एक है ई-नैम। जी हाँ, ई-नैम के माध्यम से हमारे किसान देश के किसी भी कोने में घर बैठे एक क्लिक से अपनी फसल को उचित दाम पर बेच सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसानों को इससे लाभ हो सकता है और कैसे वो इससे जुड़ सकते हैं। ई-नैम के जरिए आप घर बैठे न केवल APMC से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नैम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है,
बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का कृषि दर्शन। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। hamaरा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में भी मदद करते हैं। आपको ये बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें कृषि दर्शन। कृषि दर्शन के एक और अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।